सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है मीरकेट किस परिवार से संबंध रखता है। अब यह मीरकेट होता क्या है, आपका यह प्रश्न होगा सबसे पहले, तो हम इसको भी समझेंगे। इससे पहले हम आपको आंसर बता देते हैं कि मीरकेट जो है यह किस परिवार से संबंध रखता है। तो याद रखेंगे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों बिल्ली से। ठीक है, मीरकेट जो है यह बिल्ली परिवार से संबंध रखता है। अब आपको बताना है कि मीरकेट क्या है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, मीरकेट जो है यह एक नेवला होता है। ठीक है, नेवले के परिवार से संबंधित होता है, जो कि बिल्ली जैसा मांसाहारी जीव होता है, याद रखिएगा। और इसका निवास स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो यह भी याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी रेगिस्तान में यह पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छे ढंग से समझा पाते होंगे। ठीक है, प्रयास मेरा यही रहता है कि हम आपको बेहतर ढंग से समझा पाएँ। थोड़ा क्लास मेरा लंबा जाता है, यह मुझे पता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट अगर प्रश्नों की बात करें हम, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सब। कहता है सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सारा प्रश्न जो है साथी बीपीएससी में कई बार पूछे गए प्रश्न है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई समाचार जो है साथी, यह सबसे पुराना और वर्तमान में भी यह छपा जा रहा है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें इसके बारे में साथी, तो इसका स्थापना कब हुआ था इस अखबार का, तो याद रखेंगे 1822 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1822 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है। तिलहन जो होता है साथी, यह एक प्रकार का क्या है, तो तिलहन एक प्रकार का फसल है जो कि किस क्रांति के संबंधित में आता है। आप सभी को पता होगा, पीली क्रांति होता है, सफ़ेद क्रांति होता है, गुलाबी क्रांति होता है, ये सभी क्रांति होता है। और यह आपका 68 जो बीपीएससी का पेपर हुआ था, इसमें पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका यह पीली क्रांति है। तिलहन आप लोग देखेंगे जब गांव जाएंगे तो खेतों में तिलहन जो है यह पीला पीला लहराता हुआ पूरा खेत भरा हुआ रहता है, तो इसको पीली क्रांति कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। प्लास्टिक के बारे में कौन सा कथन सही है, इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इस प्रकार से स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका साथियों संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक क्या है, तो बहुलक है, जो कि राइट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए इसके बारे में तो यह भी याद रखिएगा साथियों कि इसमें फाइबर के साथ प्लास्टिक छोटी दोहराई जाने वाली एक इकाई से बने होते हैं, जो कि ये दोनों बहुलक के उदाहरण है। जैसे पादप रोग संरक्षण का तरीका है, इसमें याद रखेंगे क्या है, पादप रोग संरक्षण की तरीका है एक प्रकार के, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो कहता है यहाँ पे कि तैराक समुद्र के बीच जाते हैं और खोज करते हैं, इससे क्या करते हैं। ठीक है, तैराक जो है यह समुद्र के नीचे जाते हैं, सॉरी हम बीच पढ़ दिए थे, समझ जाएंगे साथियों। तैराक जो है यह समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या हम कहेंगे, तो इसको कहेंगे साथी हम स्कूबा डाइविंग। क्या कहेंगे, स्कूबा डाइविंग। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए इसके बारे में तो स्कूबा जो है यह एक गोताखोर होता है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह एक प्रकार का गोताखोर होता है जो कि काफ़ी देर तक सांस रोककर साथियों समुद्र के कई सौ अंदर गहराई तक यह जाता है और किसी भी प्रकार के चीज़ों को यह खोजकर बाहर की ओर निकालता है। जैसे मानकर चलिए कोई व्यक्ति डूब गया हो, या फिर मानकर चलिए कोई नाव डूब गया हो, या किसी भी प्रकार का बड़ा घटना हो गया हो, तो उस घटना को, उस विधि को पता लगाने के लिए अंदर समुद्र के गहराई में कौन जाता है, तो ये गोताखोर जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है आलू क्या है, बताना है आप सभी को कि आलू क्या है, क्या वह फल है, जड़ है, या फिर तना है। याद रखेंगे आलू जो है साथी आपका वो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका तना। ठीक है, आलू क्या है, तो एक प्रकार का तना है, जो कि अगर बात की जाए इसके बारे में तो आलू का एक रूपांतरित तना होता है और यह पोटेशियम और विटामिन जैसी
पोषक तत्वों के मामले में धनी है। ठीक है, अगर बात की जाए इसके बारे में, आलू के बारे में, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पोटाशियम अधिक होता है, विटामिन अधिक होता है, यही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है बोन मेरो डैश बनाता है। बोन मेरो जो है यह डैश बनाता है। यहाँ पे आपको जो डैश है यहाँ खाली स्थान का भरना है आप सभी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो लाल रक्त कण जो है यह क्या कराता है, याद रखेंगे, बोन मेरो जो है यह लाल रक्त कण बनाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। और बोन मेरो स्टेम सेल से बनता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे, कहता है ग्रेनाइट डैश चट्टानों का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है यह किसका उदाहरण है, तो याद रखेंगे आग्नेय चट्टानों का। ठीक है, आप सभी को जब आप भौतिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना होगा साथियों क्या, तो यही सब पढ़ना होगा, चट्टाने का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, अपना भारत का निर्माण कैसे हुआ, अलग अलग देशों का निर्माण कैसे हुआ, ये सभी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसी में आते हैं चट्टान के प्रकार, जिसमें यह जो ग्रेनाइट है यह किस प्रकार का चट्टान है, तो अग्न्य चट्टान है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग नेक्स्ट प्रश्नों पे थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लियर होने दीजिए, आपको थोड़ा दिख जाएगा। कहता है निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, एक तरफ पादप रोग है और एक तरफ क्या है, संरक्षण का तरीका है। आपको बता दें साथी कि पादप का मतलब पेड़ पौधा होता है। ठीक है, तो यह बताया जा रहा है कि पादप रोग है एक प्रकार का और उसका संरक्षण तरीका है। अब इसमें मिलान करने के लिए कहा जा रहा है, किसके लिए कौन सही कथन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साथी कौन सा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे पहले आपका गेहूं का जो रेस्ट रोग होता है यह आपको याद रखना होगा साथी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गेहूं का जो रेस्ट रोग होता है साथी यह किसका होता है, तो याद रखेगा यह वायुवाहित बीजाणुओं द्वारा फैलाए जाते हैं। ठीक है, वायु बाधित जो बीजाणु है इसके द्वारा फैलाए जाते हैं। उसके बाद आपका अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है भिंडी की पीत। ठीक है, यहाँ बी नंबर देखेंगे, भिंडी की पीत, यह किस रोगाणु से प्रभावित होता है और इसका संरक्षण क्या है, तो याद रखेंगे साथी सफ़ेद मक्खी की कीट के संरक्षण होता है। ध्यान यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कीट के माध्यम से। उसके बाद आपका नींबू कैंसर है। ठीक है, नींबू केकर है, नींबू केकर है जो कि आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका केवल वायु से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है, आप लोग मिलान कर लिए होंगे। बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा आज एक्चुअली में मेरा तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आज आपका 3 क्लास अपलोड करना था, 3 क्लास आपका अपलोड हुआ है, तो थोड़ा सा आज मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, काफ़ी गर्मी हुई है, तो उस तरह से थोड़ा सा परेशान है हम। आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, क्लास आपका अब्सेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, बस आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हम बोल दें तो आप लोग समझिएगा मेरे तकलीफ़ को और आप लोग क्लास को सुनिएगा शांति से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, क्लास किसी भी हाल में आपका जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक अब्सेंट नहीं होने वाला है, बेफिक्र रहें। आपका डेली अब हम 3-3 क्लास कर दिए हैं, अब मात्र आपका 1 महीना बच गया है, 1.5 महीना, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन की श्रृंखला को आपको दे सकें, ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो आप सही कर पाएँ। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। कहता है सबसे लंबे हाईवे का नाम बताइए। अब यहाँ पे सबसे लंबे जो हाईवे है वह कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पैन अमेरिकन जो है यह आपका सबसे लंबा हाईवे है, याद रखेंगे। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो कुल इसकी लंबाई जो है यह आपका कितना है, तो 48,000 किलोमीटर है। कितना है, 48,000 किलोमीटर है साथी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेज ने फांसी दी थी। साथी हम कल के क्लास में आपको जब
एनसीईआरटी प्लस स्केट वाला जो आपका सीरीज चल रहा है वहाँ पे हम यह प्रश्न आपको बताए थे, ठीक है। तो वह कौन क्रांतिकारी थे जो सबसे युवा अवस्था में अपने स्वतंत्रता भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने भारत के लिए वह अपने आप जवानी को कुर्बान कर देते हैं, अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। वो कौन व्यक्ति थे? तो याद रखेंगे खुदीराम बोस थे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका? तीसरा नंबर इसका राइट आंसर होगा। साथ ही याद रखेंगे यह मात्र 19 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ जाते हैं, यह भी याद रखेगा। और ऐसे ऐसे बलिदान दिए थे साथी, ऐसे ऐसे महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके महान योगदान के वजह से ही आज हम स्वतंत्र हैं। इस बात को हम सभी को कभी भूलना नहीं चाहिए। ध्यान देंगे, कहता है मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? मुख्य देशांतर रेखा जो है यह किस स्थान से गुजरती है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी कौन सा? तो ग्रीनविच से गुजरती है, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच से गुजरती है। अगर बात की जाए इसके बारे में तो यहाँ भी आप लोग याद रखेंगे साथी कि प्रधान या गणतंत्र जो कि इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर यह गुजरती है। कहाँ से? ग्रीनविच जो है यह कहाँ से? तो इंग्लैंड में। प्रॉपर ढंग से याद रखिएगा। और यह 0 डिग्री देशांतर होता है, यह भी याद रखिएगा। हम आपको बताए थे साथी कि देशांतर क्या होता है और अक्षांशीय क्या होता है। तो हमारा जो यह पृथ्वी है साथी, याद रखेंगे हमारा जो यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी को यह पृथ्वी जो है इस पृथ्वी को काल्पनिक रेखा में विभाजित किया गया है, ठीक है। अलग अलग देशों को जो कि काल्पनिक रेखा में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से जो साथी रेखा गया है इसको हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। और हमारे पृथ्वी पर इस प्रकार से जो रेखाएं हैं यह क्या है? तो यह देशांतर रेखा है। जब आप ग्लोब को देखेंगे हाथ में तो आपको दिखेगा कि कुछ इस प्रकार से काल्पनिक रेखाएं खींची गई होती है। ये सारे जो है काल्पनिक रेखा है, वास्तविक में यह कहीं नहीं पृथ्वी पर खींचा गया है, काल्पनिक रूप से खींचा गया है ताकि अलग अलग जो देश है, अलग अलग जो महाद्वीप है उसका विभाजन किया जा सके, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? साथ ही याद रखिएगा हमारे जो संविधान में मूल अधिकारों का बात किया गया है वह कितने हैं? तो याद रखेंगे वह 6 है। पहले 7 था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। और अब जो हमारे मूल अधिकार हैं वह कितने हैं? तो 6 हैं। उसमें कौन कौन से अधिकार हैं? तो यह भी याद रखेंगे, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो यह हमारे पास 6 अधिकार हैं जो कि संविधान के द्वारा हम सारे भारतीयों को दिया गया है गारंटी के रूप में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है भारत में पंचायती राज्य प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? साथी याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा आपका साथियों 1959 में, ठीक है। पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था साथियों। कब? तो 2 अक्टूबर, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ हम आपको बताते रहते हैं ताकि आप कभी भी भूलें ना। और सबसे पहला कौन राज्य था जो कि पंचायती राज्य प्रणाली को लागू किया था? यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो वह राजस्थान था, याद रखेंगे। राजस्थान के नागौर में साथी इस पंचायती राज्य को सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, शुरुआत किया गया था, याद रखेगा। कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि सही कथन कौन सा है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कुट के माध्यम से बताया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और सी जो है यह आपका सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पौधों में 90% पानी होते हैं और अंकुरन, खनिज, पोषण के परिवहन और वाष्प उत्सर्जन के दौरान जो हानि हुआ है उसकी भरपाई के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। और नेक्स्ट जो कथन है यह कथन क्या है? तो यह कथन है कि पोषक तत्व और खनिज दो पौधे के प्रत्येक भाग में घोलित रूप से पहुंचाई जाती है। यह भी कथन सत्य है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है जमीन और पानी पर यात्रा करने के समक्ष एक वाहन को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आप इसको सही कर पाएंगे। ये सभी जो प्रश्न है साइंस का भी प्रश्न है और आपका
ज्योग्राफी का भी प्रश्न है और थोड़ा सा लॉजिकल भी प्रश्न है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पेशेंस से इसका आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका होवरक्राफ्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर बात की जाए इसके बारे में तो होवरक्राफ्ट एक विशेष प्रकार की नौका होती है जो कि जल के साथ साथ थल और बर्फ पे भी क्या होती है, चल सकती है। इसको याद रखेंगे और इसको एयर कुशल व्हीकल भी कहा जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यह साथी आपका जो ये होवरक्राफ्ट है यह आपको जल में भी चल सकता है, थल पे भी चल सकता है और वायु पे भी चल सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आंसर को देते चलिएगा। आप सबको हम डेली बताते हैं कि आप लोग भी मेरे साथ आंसर को देते चलेंगे ताकि यह पता चल पाए कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो आंसर को देते चलिएगा ताकि यह एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट क्यों आता है कि विद्यार्थी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो हमारे साथ साथ आप भी कोशिश करा करें कि आप कॉमेंट बॉक्स में अपना आंसर को लगाते चलें ताकि हमें भी खुशी हो कि आपका जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से चल रहा है। अगर बात करें हम इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा साथी आपका लोहा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी को मेटल क्रस्ट, बाहरी कोर और आंतरिक कोर नाम से 4 परतों पर बांटा गया है, याद रखेंगे। कौन कौन, तो याद रखिएगा कौन कौन सा, वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मेटल क्रस्ट, बाहरी कोर और आंतरिक कोर को 4 भागों में बांटा गया है, किसको, पृथ्वी को। और सबसे भीतरी जो कोर होता है इसको त्रिज्या लगभग कितना होता है, इसका त्रिज्या तो याद रखेंगे 3500 होता है। कितना होता है, सबसे भीतरी का जो कोर होता है पृथ्वी का, इस त्रिज्या इसकी कितनी होती है, तो 3500 किलोमीटर होता है, याद रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात की जाए साथी सूर्य की, तो सूर्य को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग ऊपर वाले जो भाग को देखते हैं वो अलग होता है। अंदर के जो भाग होते हैं साथी वह मेन गर्म होता है, हीट होता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, तो कोर कहते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे, जब ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही डेप्थ में पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस बार थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट को चला रहे हैं। जब आपका नेक्स्ट बैच चालू होगा तो वहाँ पे हम सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग बेफिक्र रहें और चैनल से जुड़े रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। साथ ही इसका याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है इसका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा साथियों प्रेरी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं इसको प्रेरी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें हम इसके बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये प्रेरी है साथी, यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला एक शीतोष्ण घास है के मैदान है, और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम पम्पास कहेंगे, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ पता चल गया, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार से प्रश्न आए तो आप इसको सही करिएगा। चलिए हम उसके बाद अगर बात करें तो कहता है पहली महिला कौन है जिसने विश्व में 5 महासागर को तैरकर पार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महिलाएं के बारे में है तो काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी इस पर ध्यान देती है। पीपीएससी नहीं, खासकर कोई भी आयोग हो, सब के सब आयोग ध्यान देती है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का भी ज़्यादा बात चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग महिलाओं पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका बुला चौधरी। कौन होंगे, बुला चौधरी जो है यह विश्व के सभी 5 महासागरों में तैर चुकी है और वह 7 समंदर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही बड़ा यह फैक्ट आपको बताया गया है। कहता है दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुआ है। साथ ही दशमलव प्रणाली है यह कहाँ से विकसित हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका भारत से, ठीक है। दशमलव सबसे पहले भारत में दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो आप सभी को पता होगा
कि जो जीरो का खोज किया गया था किनके द्वारा किया गया था, तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, क्योंकि एक महान गणितज्ञ थे, एक महान दार्शनिक थे, इनके द्वारा सबसे पहले जीरो के बारे में बताया गया था, यह आपको याद होना चाहिए। बात करें हम नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था। साथ ही अगर आप हमारे कल का लेक्चर देखे होंगे एनसीईआरटी प्लस स्केट वाला जो सीरीज है उसको देखे होंगे तो 100% आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ठीक है। साथ ही इसका जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बारे में हम कल बहुत अच्छे ढंग से आपको बताए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, तो याद रखेंगे साथ ही आपका जनरल डायर था, ठीक है। यह जनरल डायर जो था यह जिम्मेदार होता है, याद रखेंगे। और साथ ही वो जालियांवाला बाग जो है यह एक प्रकार का क्या था, तो एक प्रकार का मैदान था, जो कि अमृतसर में यह मैदान है, आज भी वर्तमान में यह मैदान है, और उसी का मैदान का नाम था जालियांवाला बाग, ठीक है। इसमें साथियों जनरल डायर के द्वारा बिना किसी चेतावनी के भारतीय लोगों, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं सभी पे निहत्थे गोलियां चलाई जाती है। कब, तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को चलाई जाती है साथी, जो कि काफ़ी दुखद यह घटना था और हमारे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा यह नरसंहार था अंग्रेजों के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना है, लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वह अधिकतम कितना है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या, तो 552, ठीक है, याद रखेंगे 552। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो 530 है, ठीक है, याद रखेंगे 530 वर्तमान में सदस्यों की संख्या है साथियों, याद रखेंगे। जिसमें अगर बात करें हम तो 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सारे के सारे बात आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कल्पना करें कि आप एक झंझा में फंस गए हैं। झंझा का मतलब होता है आप बहुत ही बड़े तूफान में फंस गए हैं, ठीक है, आप बहुत बड़े तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है, और आप इस कड़ी में इस वक्त आप क्या करेंगे, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप बताइए, आप सभी कई बार फंसे होंगे ऐसे मुसीबत में, तो आप उस परिस्थिति में क्या करते हैं, आपको यह प्रश्न देना है उत्तर। इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो मेरे विवेक से अगर बात की जाए, आप लोग अपने अपने विचार को यहाँ पे रखिएगा, मेरे विवेक से अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, किसी इमारत के अंदर क्या करना चाहिए, तो किसी इमारत के अंदर साथियों छुप जाना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह आपका परसों वाला जो रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था वहाँ पे हम यह आपको साथी आंसर करवाए थे, ठीक है। तो चींटी का जो अपना रास्ता होता है वह कैसे पता करती है, अपना रास्ता को कैसे मार्ग को पता करती है, तो याद रखेंगे साथी वह क्या होगा, तो वह गंध के माध्यम से पता करती है, ठीक है। चींटी के पास आप सबको पता होना चाहिए कि आँख नहीं होती है, यह सुनने में आता है कि आँख नहीं होती है, वो गंध के माध्यम से किसी मार्ग को पता करती है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें हम आगे, तो ध्यान दीजिएगा, क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइए। हमारा प्रयास यही है कि हम मेरे पास जितना नॉलेज है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को बहुत ऐसे स्टूडेंट है, कल के वीडियो में भी हम देखें तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है जो कुछ दुर्व्यवहार तरीका, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तुम बोलते हो ऐसे वैसे, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आप पास नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे हम चैनल को देख रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो कि आ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आंसर बता रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो वैसा मेरा काम नहीं है, वो तो सब कर लेगा, फिर टीचर कहेगा जब हम थोड़ा एक्सप्लेन ना करें तो इसलिए हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक्सप्लेन करें ताकि आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए। अगर मान कर चलिए ये प्रश्न ना आए तो क्या कीजिएगा आप एग्ज़ाम में, इसलिए हम आपको थोड़ा सा 1-2 लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि इससे मिलता जुलता भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सही कर पाएँ, यही मेरा प्रयास रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कि हड़बड़ी में रहते हैं और उनको प्रॉब्लम होता है मेरे बोलने से, तो ऐसे स्टूडेंट प्लीज़ यह चैनल को ना देखें या वीडियो को ना देखें, वो चले जाएँ कहीं और पे, मुझे ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। मेरे पास 10 लोग ही पढ़े, 50 लोग ही पढ़े, लेकिन वो पढ़े लोग जो कि पढ़ने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी टेस्ट सीरीज लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाने से कहीं भी बच्चा पास नहीं होता है, हम बहुत सालों से टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और लगा रहे हैं।
तो चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्नों पे। कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है याद रखेंगे यह किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी असम में है। कहाँ है, असम में है, याद रखेंगे यह राष्ट्रीय उद्यान। और याद रखिएगा साथियों यह एक सींग वाला गेंडा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, यह किस लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा जाएगा, डैश दे दिया जाएगा, बाघ के लिए, चीता के लिए, गाय के लिए, शेर के लिए, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, आप याद रखिएगा कि यह जो है क्या किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो कहता है बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं। साथ ही बाघ जो है यह अपना क्षेत्र को कैसे निर्धारित करता है, तो याद रखेंगे अपने मूत्र की गंध छोड़कर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी के जो प्रश्न है यह आपका एक प्रकार से फैक्ट का प्रश्न है। ठीक है, और बीपीएससी जो आपसे पूछने वाली है वो फैक्ट पे ही पूछेगी, याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में हम बात करें तो साथी यह जो बाघ है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आपसे यह भी पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। ठीक है, इसको याद रखेगा। और यह अपने मूत्र के माध्यम से साथियों मूत्र के गंध से अपने क्षेत्र का तय करता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1937 में, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 1973 में, ठीक है 1973 में लिख लीजिएगा ये सारे के सारे तिथि को। 1973 ईस्वी में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, जबकि इससे पूर्व क्या था यह भी आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखेंगे 1972 तक जो था वह क्या था, तो राष्ट्रीय पशु था जो वह था आपका शेर। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न कभी ना कभी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में आप बैठें आपसे ये सभी क्वेश्चन। नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाता है, बस इतना याद रखिएगा। कहता है मुंह में जीभ का क्या कार्य है, मुंह में जीभ का क्या कार्य है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी भोजन का स्वाद बताना इसका कार्य है, जो कि बेसिक प्रश्न है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन कार्य को बना देती है, मशीन कार्य को बना देती है क्या, तो साथ ही वह बना देती है उपयुक्त सभी। कैसे, आसान भी बना देती है, तेज भी बना देती है और सुविधाजनक भी बना देती है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जब मशीन जब आ गया तो याद करिए कि पहले जो बुनाई होता था, खेती होता था, ये सभी जो होते थे वह किस प्रकार से होते थे, तो शारीरिक प्रकार से ज़्यादा यूज किया जाता था, शरीर का थकान ज़्यादा होता था। लेकिन जब मशीनीकरण हो गया, जब औद्योगिकरण बढ़ने लगा तो मशीनों का निर्माण होने लगा, और जब मशीन हमारे जीवन में आ गए तो हमारा जो साथी काम है वो सारे के सारे कार्य क्या हो गए, आसान हो गए। जो कार्य 2 से 3 दिन में किया जाता था वो मिनटों में हो रहा है, घंटों में हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आसान हो गया है और तेज भी हो गया है और सुविधाजनक भी हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं, यह क्या है, तो याद रखेंगे इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम, आप याद रखिएगा उत्तोलक कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तोलक कहेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है। प्रजनन का जो तरीका नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे साटा बांधना जो है यह आपका प्रजनन का तरीका नहीं है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या, तो तितली जो है यह बच्चे को जन्म नहीं देती है, यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर चूहा, चमगादड़ और हिरण की बात की जाए तो यह एक प्रकार की स्तनधारी प्रणाली है और यह सभी क्या है, तो यह सभी बच्चे को जन्म देती है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। कहता है कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है, तो याद रखेंगे साथी यह आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण जो है यह जंतुओं में नहीं बल्कि यह पौधों में पाई जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित आहार नली के भाग है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए हम लोग कूट की सहायता से यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड साथी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
चलिए ध्यान देते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और डी। अब ए और डी क्या है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले है लाड़ ग्रंथि है और आपका क्या है, तो क्षुद्रांत है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपका दोनों आंसर सही होगा, याद रखेंगे। बात करें हम इसके बारे में तो याद रखिएगा कि पाचन तंत्र का आहार प्रणाली जो है यह मुंह, अग्राशय और अग्न प्रणाली, पेट, छोटी और बड़ी आंत, मलाशय और गुदा से बना होता है, जो कि आहार पथ से निम्नलिखित सहायक होती है, यह भी याद रखेंगे। और लाड़ ग्रंथि जो है यह यकृत अंगनाशय से मिलकर बनता है, यह भी आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 74 है साथी। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें अभी तक कितना हो पाया है। ठीक है, कम से कम साथी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 100 से अधिक क्वेश्चन को सही कर पाएँ, तभी आपका कटअप बनने वाला है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सभी को पता होगा कि बिहार में शिक्षकों के साथ कितने वर्षों से बेईमानी किया जा रहा है, कितने वर्षों से इनके साथ छल किया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ है, सब लोग अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपका बेहतर मार्क्स आए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान देंगे, कहता है अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोग है। अनाज की क्षति को कम करने के लिए जो उपयोग है वो क्या है, तो हवा हरित डिब्बा। हवा रहित जो डिब्बा है यह आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रकीर्ण का साधन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, याद रखेंगे, छिड़काव जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम इसके बारे में तो छिड़काव बीज परिकर्ण का साधन नहीं है, और पौधे के बीज को पौधे से दूर तक फैल जाने की बीज को प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो इसको ही हम बीज परिकर्ण कहेंगे, सीड डिस्पर्सल कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं, क्योंकि वह क्या होता है, तो ज़्यादा हवा जाती है इसलिए। ठीक है, गर्म हम लोग चाय को फूंक कर ठंडा क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा हवा जाती है और वह जल्दी से ठंड हो जाती है, इसलिए हम लोग इस प्रकार के कार्य को करते हैं। कहता है डैश एक पौधा है जिसकी पत्ती रंग बिरंगी होती है, और इसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली या फिर सूखी है। बताइए यह कौन सा आपका पौधा है, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्रोटेन। ठीक है, याद रखेंगे क्रोटेन हो जाएगा। क्रोटेन में अनेक रंग की पत्तियां होती है, और यह साथियों अक्सर इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सौंदर्यीकरण के उद्देश्य के लिए किया जाता है। और पत्तियां अणुओं द्वारा रंग जाति के जिन्हें पिगमेंट कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। अगर बात करें हम आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है बीज अंकुरण हेतु क्या चाहिए। बीज अंकुरण हेतु क्या चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका साथी उपयुक्त सभी। हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और ताप भी चाहिए, याद रखेंगे। अगर बात करें हम इसके बारे में कि बीज अंकुरण के लिए हवा, पानी और ताप तो चाहिए ही, इसका कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री पे यह साथियों अंकुरण का बीज जो होता, अंकुरण जो होता है इसका विकास होता है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। आने वाला समय में कुछ भी पूछा जाए यह हमको पता है, इसलिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 18 डिग्री साथियों सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग क्या है। जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम जो भाग है वह क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन के काम आते हैं। ठीक है, जो हम पानी पीते हैं क्यों पीते हैं, पाचन के काम आते हैं, इसलिए हम पानी पीते हैं, और इसका अधिकतम जो भाग है यह पाचन के काम आते हैं, इसको याद रखेंगे। हमारे शरीर में जो साथी लगभग कितना वाटर है, कितना पानी है, तो याद रखेंगे 60%। ठीक है, 60% हमारे शरीर में जो है यह पाचन के लिए क्या होता है, पानी होता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद कहता है हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी विटामिन होता है। ठीक है, यह सभी जो है यह बेसिक प्रश्न है, तो ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहता है सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष की कुछ बातें बताइए, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे कथन पे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथी क्या, तो याद रखेंगे
थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथी 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, बी और डी इसका सही है। सुनीता विलियम्स के अनुसार अंतरिक्ष के अनेक अनुभव इस प्रकार है, कोई एक स्थान पर नहीं बैठ सकता है, पहला है, और अंतरिक्ष यान में एक छोर से दूसरे छोर तक तैरता होता है, यह जो कथन है बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट कथन जो है कि पानी भी एक जगह टिकती नहीं है, यह चारों ओर बूंद से बूंद के रूप में तैरती रहती है, जो कि सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट है, यह सही है। और आपका डी नंबर जो स्टेटमेंट है यह आपका है कि अंतरिक्ष में कंघी करने की ज़रूरत नहीं है पड़ती है, क्योंकि बाहर हर समय खड़े होते हैं। ठीक है, बाल जो है ये हर समय क्या होते हैं, खड़े होते हैं। यह तीनों स्टेटमेंट सही है। कहता है ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल चल रही है तो इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4, समरूप वेग के गतिशील रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर आपका साथी आ गया है 83। ठीक है, कहता है स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? स्थानीय सरकार जो है यह किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम को कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश में कितने प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का वर्णित किया गया है? तो याद रखेंगे, हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार होती है। सबसे पहले केंद्र सरकार, ठीक है, सबसे पहले केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद आपका जो स्थानीय सरकार होता है जिसमें आप ग्राम पंचायत को देखेंगे, नगर में नगर निगम को देखेंगे। तो इस प्रकार से अपना जो है त्रिस्तरीय सरकार है। अगर बात की जाए अन्य देशों की तो अमेरिका में साथियों क्या है, तो अमेरिका में इस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है। इंग्लैंड में बात की जाए तो वहाँ पे भी इस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए दिया जा सकता है आपको, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कहता है वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, वह ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे, वह ग्रह आपका हो जाएगा साथी कौन? तो शुक्र को साथी पृथ्वी का क्या कहा जाता है? तो जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कहते हैं कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह है कौन सा है? सूर्य से सबसे तीसरा, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर, तो आप लोग सही कर पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी क्या? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी जो है यह सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है, इसको याद रखेगा। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो होता है आपका सूर्य है, फिर आपका क्या है, तो फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो इस प्रकार से आप लोग क्रम को याद रखेगा, आपको दिया जा सकता है तो आप लोग भूलिएगा नहीं। कहता है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं। देशांतर रेखा की जो कुल संख्या है वह कितनी है? तो याद रखेंगे साथी 360 है। अब ये 360 कैसे है, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। आपको अभी हम ऊपर के स्लाइड में बताएं कि देशांतर रेखा क्या होता है, अक्षांशीय रेखा क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से अपना गोल पृथ्वी है, जैसा भी है आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा। तो यह आपका एक पृथ्वी है जिसमें लंबा लंबा जो ये लाइन है काल्पनिक रेखा, यह देशांतर है। तो इस प्रकार से साथियों बीच में एक लाइन है, जिसको हम बीच में एक लाइन है, ठीक है, और इस साइड में जो है यह आपका एक 180 लाइन है। ठीक है, 180 इधर है, 180 इधर है, तो कुल मिलाकर दोनों साइड का कुल मिलाकर देशांतर कितने हो गए? 360 हो गए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लग जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, कितना समय लगता है? तो यह हो जाएगा आपका 365 दिन लगता है, याद रखेंगे। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन लग जाता है साथी, और पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में समय जो लगता है वह 23 घंटा 56
मिनट लगता है, जो कि साथियों पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पर जो घूमती है, इससे क्या होता है तो दिन और रात परिवर्तन होते हैं, और पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है तो इससे क्या होते हैं तो वर्ष बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं। इतना आप लोग डिफरेंस याद रखेंगे। चलिए उसके बाद कहता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वह आपका साथी क्या है तो बुध ग्रह है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। कल क्लास में हम बताए थे कि बिहार दिवस साथी आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। कब मनाया जाता है बिहार दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च को क्या दिवस मनाया जाता है तो याद रखेंगे विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हम डेली हम आपको क्लास में कह रहे हैं कि जितना भी दिवस है महत्वपूर्ण दिवस, इसको आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ से 1-2 नंबर फिक्स है, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो आप लोग को फिर 1-2 नंबर से पीछे रह जाइएगा, यही गलती आपको पीछे कर देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका 10 अप्रैल जो है इस तिथि को क्या कहते हैं तो याद रखेंगे साथियों विश्व हेमोपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं, और आपका 22 अप्रैल को जो है यह आपको पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथी क्या तो याद रखेंगे बीन, तुम्बा और खजीरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सब। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताया करें। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे विनती है, काफ़ी ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार आपके लिए। इतना गर्मी वाला मौसम में आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा गर्मी है। इस तरह से बोलना एक प्रकार का बहुत ही हार्ड वर्क होता है। आप लोग को यकीन नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग 10 मिनट बोल कर देखिए, लगातार बुझा जाएगा आप लोग को। तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिए कि अपना चैनल पे अधिक से अधिक लोग आएँ, अपना चैनल पे और भी अपना फैमिली बड़ा हो, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर और भी कर सकें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आपका कहता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। साथ ही यह अपना बहुत ही फेमस मेला है, और यह मेला को आप अगर नहीं बता पाएँ तो आप शायद कुछ भी नहीं जानते हैं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बिहार फेमस मेला सोनपुर मेला जो है यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो कहता है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। अब साथी यह सब प्रश्न आपको मुझे नहीं लगता है कि बताने का ज़रूरत है, फिर भी हम बता देते हैं कि बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह क्या है तो यह आपका गोरैया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, गोरैया है, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम बात करें तो याद रखेंगे बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वह आपका कितनी है तो याद रखेंगे साथी वह आपका 243 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार विधानसभा में साथियों 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है, और 2 सीटें जो है यह अनुसूचित जनजाति के लिए है। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है। जरा बताइए यह पंचायत जो है किस नाम से प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका कौन सा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर साथ ही इसका हो जाएगा सेकंड, भीम संघ, ठीक है। भीम संघ इसका नाम है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है बिहार में मंडलों की जो संख्या है कितनी है। यह आप टीचर बनने वाले हैं साथी, यह सब प्रश्न आप लोग जरूर बताएं। जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बिहार की जानकारी देंगे, तो आप लोग क्या दीजिएगा, बिहार में कितने प्रमंडल है, कितने अनुमंडल है, कितने गांव है, कितने पंचायत है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा तो साथी हो जाएगा आपका 9 प्रमंडल है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बिहार के 38 जिला में साथियों 9 प्रमंडल है, जिसमें अगर बात की जाए हम तो बहुत सारा डिटेल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखेगा कि 110 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है और 8,471 पंचायत है। वहीं अगर बात की जाए बिहार में गांवों की संख्या तो याद रखेंगे 95,103 गांव है, ठीक है। सारा का सारा डिटेल आपको दे दिए हैं, यहाँ पे आप लोग गूगल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। कहता है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी राबड़ी देवी, याद रखेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे।
तो कहता है विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को याद रखेगा। यह साथ ही विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसको गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा इसका क्या किया गया था, 5वीं शताब्दी में इसका स्थापना किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है भगवान महावीर की जन्म स्थली बिहार राज्य किस जिले में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो इसका राइट आंसर होगा बिहार का। साथ ही वैशाली जो जिला है, वैशाली जो स्थान है, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो याद रखेंगे केसरिया में। कहाँ है, केसरिया में है, याद रखेंगे। यह केसरिया कहाँ है, तो यह भी याद रखेगा साथ ही। ये जो केसरिया है यह पूर्वी चंपारण या फिर मोतिहारी के में स्थित है, इसको याद रखेगा। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा स्तूप है, साथ ही याद रखेंगे। कहता है भारत के एक जगह ऐसा है जहां कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं। यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। वह कौन सा राज्य है जहां पर यह अवस्थित है। बताइए आप लोग यहाँ पे कि वह कौन सा राज्य है जहां पे फूल ही फूल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें हम, तो कहता है जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जिस प्रदेश पर डायरेक्ट केंद्र शासन होता है, डायरेक्ट केंद्र शासन का नियंत्रण होता है, उसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, याद रखेगा। ये सभी प्रश्न आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, आप टीचर बनने वाले हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। कहता है इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। इलायची की जो पहाड़ी है साथी, यह कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल में है। ठीक है, केरल में है, याद रखेंगे साथी, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बात की जाए तो कहता है पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध डैश थे, किस लिए, तो याद रखेंगे पंडित भीमसेन जो थे या किस लिए प्रसिद्ध थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका क्या, तो साथ ही इसका हम बात करें तो हिंदुस्तानी गायक के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी जो प्रसिद्ध थे, हिंदुस्तानी गायक के लिए प्रसिद्ध थे, याद रखेंगे। और इन्हें गायक के व्याख्यान रूप में साथ साथ भक्ति संगीत जिसमें भजन और भंग के रूप में भी इनको लोकप्रियता मिला है, यह भी याद रखेगा। अगर बात की जाए आगे तो कहता है नीचे दो कथन है, उस पर ध्यान दीजिएगा। कथन एक है कि लेखा भेड़ बकरिया को रखने के लिए बनी जगह को कहा जाता है। लेखा एक दीवार, पत्थर और चट्टाने को एक दूसरे के परख बनाने के लिए कहा जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है, बताइए जरा आप लोग भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साथी क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है विद्युत धारा की, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए उपकरण जो है वह कौन सा उपकरण है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही आपका क्या, तो गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक जिसका अगर बात की जाए, एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक जिसका याकूब नाम है, यह डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई गई है। और यह पुस्तक प्रकाशन जिसमें कंप्यूटर या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फ्लैग, पैनल, डिस्प्ले, पठनीय पाठ, चित्र या फिर दोनों सभी के बारे में इसका जिक्र किया गया है, यह भी बात आप सब याद रखेंगे। ई बुक को समर्पित ई रीडर उपकरण और डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन पर भी पढ़ा जा सकता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे साथ ही एंटासिड। क्या होगा, एंटासिड होगा, याद रखेंगे आप लोग इसके बारे में। चलिए आगे हम ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आपका क्लास यहाँ पे बड़ा हो जाता है, यह बात मुझे पता है, लेकिन देखिए हम आपको बताते हैं जो उससे मिलता जुलता आपको कोई भी आंसर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें उम्मीद है कि आप सही कर पाएंगे। कहता है फायरमैन जो कि आग बुझाने वाला को कहा जाता है, इसका कार्य क्या है।
फायरमैन का जो साथी कार्य है यह क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंधन का ताप बढ़ाना। ठीक है, क्या है, ईंधन का ताप बढ़ाना इनका कार्य होता है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। हमारे सौरमंडल में जो ग्रह है, कौन सा ग्रह है जिसका परिभ्रमण सबसे अधिक स्पीड में है, तो वह आपका बृहस्पति हो जाएगा, याद रखेंगे। बृहस्पति अगर बात की जाए इसके बारे में, साथ ही इसका जो औसत है वह 10 घंटे से भी कम समय में एक बार घूम जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी सबसे छोटी घूर्णन अवधि अगर बात की जाए तो याद रखेंगे 9 घंटे 55 मिनट है। ठीक है, 9 घंटे 55 मिनट है, जो कि याद रखेगा। और इसका मतलब है कि ये इसमें सबसे उच्चतम परिभ्रमण गति है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए अन्य गति के बारे में, अन्य ग्रहों के बारे में, तो सबसे फास्ट ग्रह कौन है, वह आपका बृहस्पति है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आपको याद होना चाहिए कि सबसे अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है भारत के साथ सबसे लंबी, वह कौन सा है, तो म्यांमार का है, साथ ही याद रखेंगे। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1458 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सब लोग कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जो पुस्तकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे इसको, साथ ही राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो ई किताबें। ठीक है, ई किताबें कहते हैं, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है, वनों के बारे में जो सही है वह क्या सही है, तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहता है क्या है, तो वन में रहने वाले समुदाय की जीवन जो है यह देख रेख वन में होता है, यह जो कथन है बिल्कुल सही है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें तो कहता है कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोट भूमि सीमा झांसा करता है, सबसे छोटा भूमि सीमा झांसा करता है। अभी आपको क्या बताया गया, सबसे बड़ा सीमा जो झांसा करता है कौन है, तो म्यांमार है। और सबसे छोटा जो सीमा झांसा करने वाला देश है भारत के साथ कौन है, तो याद रखेंगे, साथ ही यह आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। साथ ही यह आप लोग याद रखेगा कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला जो अपना उपदेश दिया था यह सारनाथ में दिया था, इसको याद रखेंगे। सारनाथ में हिरन पार्क वह जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने सबसे पहले साथी अपना शिक्षा दीक्षा दी थी, और जहाँ बौद्ध संघ कोडना के ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हम आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। साथ ही यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपका साथी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे आप सब लोग। तो इसका सही आंसर होगा कि सभी की तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है। यह कथन जो है गलत है। सभी बच्चों को मौका देना चाहिए। सब की तरह नहीं बोल सकते हैं तो उनको विद्यालय में खास करके बैठाना चाहिए ताकि वो सभी बच्चों को देख सकें, वैसे माहौल में रह सकें ताकि उनका भी विकास हो सके। यह कथन सही होना चाहिए और यह जो कथन है आपका यह गलत है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो एर्नाकुलम को। ठीक है, एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा साथ ही क्या कहते हैं, शहर कहा जाता है। और यह कोच्चि जो है यह क्या है, तो एक भारत का प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होता है, हम कई बार आपको बताए हैं कि जिस स्थान पर समुद्री तट पर जिस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का आना जाना लगा होता है, यहाँ से साथियों आयात और निर्यात होता है, उस बंदरगाह उसको स्थान को बंदरगाह कहते हैं। जहाँ से बाहर विदेश से जो वस्तु आते हैं यहीं बंदरगाह पे रखे जाते हैं। जो भारत का वस्तु होता है विदेश जाने वाला होता है उस वस्तु को भी यहाँ पे रखा जाता है, उसको हम बंदरगाह कहते हैं। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोड्डा आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य क्या है। साथ ही गोड्डा आदिवासी का जो लोकप्रिय नृत्य है वह कौन सा है, तो याद रखेंगे कर्मा है। ठीक है, कर्मा जो है यह आप लोग बिहार में भी हम सब जानते हैं कि कर्मा जो होता है, कर्मा धर्मा एक प्रकार का, साथ ही यह भाई बहन का त्यौहार होता है। तो इस प्रकार से
आप झारखंड में देखेंगे तो यह जो साथी त्यौहार है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बात करें तो कहता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा साथी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, वह साथियों अगर बात की जाए इसके बारे में तो यह कौन सा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यह भी याद रखेंगे। तो साथी अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के लेखा महापरीक्षण का जो नियुक्ति होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखेगा। अगर हम बात करें आगे तो कहता है मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करती है, याद रखेंगे। मरुस्थलीय जो पौधे हैं यह रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या, तो पानी के नुकसान को रोकने के लिए यह करती है, याद रखिएगा। क्यों करती है, पानी के नुकसान को रोकने के लिए करती है। बढ़ते हम आगे तो कहता है एनियोमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे हवा की गति मापने के लिए एनियोमोमीटर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है, याद रखेगा इसके बारे में। अगर बात करें हम और भी आगे तो याद रखेंगे यह एक निश्चित प्रवाह में हवा या फिर गैस की गति या फिर वेग को मापता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपका साथी यह जीएस का अंतिम प्रश्न है, तो इस प्रकार से आपका यह सेट नंबर 4 होगा समाप्त। भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं, भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों की श्रृंखला में कहा जा रहा है, तुलना में कहा रहा है कि क्यों कमी उनमें है, क्यों अकुशल हैं, यह बात की जा रही है। सॉरी, कमी नहीं बताया जा रहा है, कुशल बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्यों है यह बात आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा साथी क्या, तो उच्च स्तर की क्या है उनके पास नीरसता है। ठीक है, क्यों कमी है तो याद रखेंगे, थोड़ा डेप्थ में हम बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि यह भारत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रचलित उच्च स्तर की निरक्षरता जो होती है साथी, इसके कारण भारतीय श्रमिक कौशल के मामले में पश्चिमी जो श्रमिक हैं उनसे पीछे हैं। और अगर बात की जाए तो साक्षरता की भी कमी है। साक्षरता में न केवल पढ़ना और लिखना शामिल है, बल्कि समाज के भीतर प्रवाहित और उत्पादन प्रदर्शन के लिए आवश्यक कौशल का भी कमी हमारे भारत के जो श्रमिक वर्ग है उनमें देखा जाता है। अगर बात करें हम आगे तो निरक्षर लोग अपने साक्षात कम साक्षर की तुलना में 30 से 42%, याद रखेंगे 30 से 42% कम होते हैं और बेहतर कार्य करने के लिए साथियों आवश्यक साक्षरता दर कौशल नहीं होते हैं। इसलिए क्या है तो भारतीय जो है श्रमिक है वो थोड़ा सा पश्चिमी के श्रमिक की तुलना में अकुशल है, इसको याद रखेंगे। इस प्रकार से आपका होता है साथी सेट नंबर 4 का जीएस समाप्त। अब हम जल्दी जल्दी आपको मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व करवा देते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में साथी टिक लगा लीजिएगा और यह प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे इसका सही आंसर लगाते रहिएगा। ठीक है, अच्छे ढंग से इसको बनाइएगा ताकि आपको बेहतर एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ सके। सबसे पहला प्रश्न का हो जाएगा आपका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका ऑप्शन होगा यह हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करें साथी तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 का तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 6 की अगर बात करें हम तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो याद रखेंगे साथी इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 7 की हम बात करें तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथी आपका, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। 8 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगर बात की जाए 9 नंबर क्वेश्चन की तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगर बात की जाए 10 नंबर क्वेश्चन की तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथी क्या, तो याद रखेंगे 10 नंबर प्रश्नों की अगर बात की जाए तो इसका आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर आपका साथी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 12 नंबर की बात करें तो इसका आपका ऑप्शन साथी क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 13 नंबर की बात की जाए तो इसका भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर बात की जाए 15 नंबर प्रश्न की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा
थोड़ा सा यहाँ क्लियर होने दीजिए। बात की जाए 15 नंबर प्रश्न की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम 16 नंबर प्रश्न की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 पे हम बात करें 17 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। बात की जाए 18 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर बात की जाए 19 नंबर प्रश्न की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करें हम 20 नंबर प्रश्न की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 21 की बात की जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 22 की बात की जाए, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 23 की बात की जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 24 की अगर बात की जाए, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। 5 की अगर बात की जाए 25 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 26 की बात की जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। और आपका 27 की अगर बात की जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 28 की बात की जाए, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर बात करें हम आगे, तो 29 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 13 की अगर बात की जाए, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 31 की अगर बात करें हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 32 की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 32 की हम बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 33 की अगर बात की जाए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 34 की हम बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 35 की हम बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 36 की हम बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथी ध्यान दीजिएगा, 36 की अगर हम बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर हम आगे, तो 37 पे चलते हैं। 37 का जो आपका आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, 37 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो याद रखेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए 38 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 39 की हम बात करें, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से साथी आपका यह 14 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार से साथी आपका जीएस का यह प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 होता है समाप्त। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक इसे शेयर करें, अधिक से अधिक टीचर